अ थिंग ऑफ ब्यूटी के पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे लिए खुशियों का खजाना लेकर के उपस्थित होती हैं, कैसे वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं और कैसे खूबसूरत चीज़ों के बिना हम इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ कीट्स ने यह भी बतलाया कि हालांकि हम हमेशा खूबसूरती के या सौंदर्य के नज़दीक रहना चाहते हैं और प्रतिदिन या हर एक सवेरे खुशियों की और सुखद जीवन के जो याद हैं हमेशा सौंदर्य के साथ ही हम निवास करें और रहें, लेकिन हमारे इस चाहने और इस सोचने के बावजूद हकीकत में हमारी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ख़ास तौर से जो इंसानी लालच है, इंसानी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और अपने लालच में जो इंसान ने लोगों के बीच में एक खाई पैदा कर दी है और एक दूसरे के प्रति जो हमारे मन में विद्वेष की भावना है, उन सब के कारण हमें हमेशा खुशी ही नसीब नहीं होती, बल्कि बहुत बार हम निराश होते हैं, हम उदास होते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं। लेकिन फिर भी इससे हमारे खुशियों का अंत नहीं होता, क्योंकि खूबसूरत चीज़ों की भी कमियां नहीं हैं इस संसार में। और आगे की लाइनों में जॉन कीट्स ने उन तमाम खूबसूरत वस्तुओं का या नेचर की खूबसूरती या इंसानों द्वारा बनाई गई खूबसूरती, उन सब का वर्णन विस्तार से किया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सूर्य का। हम लाइनों को पढ़ते हैं, उसके बाद इन सभी लाइनों का हम बारी बारी से, उन सभी चीज़ों का हम बारी बारी से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जॉन कीट्स appreciates the simplicity and serenity of beauty through the images of sun, the moon, the trees, the sheep, the daffodils, the green pasture, the livid streams, and a fair bloom of musk roses. First of all, he talks of the sun. Sun, although to look at may not be beautiful, but still sun is beautiful for this entire earth, because without sun we cannot expect our life. The very existence of earth cannot be expected without the presence of sun. और चूँकि सन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और सन से ही इस धरती की खूबसूरती है, तो खूबसूरत नेचर की जो भी चीज़ें हैं और जो भी हमारी हेवनली बॉडीज़ हैं, अगर उनमें सबसे कोई चीज़ खूबसूरत है तो वो है हमारा सन। तो इसलिए खूबसूरत चीज़ों की लिस्ट में, जो कि हमारे डार्क स्पिरिट से, हमारे स्पिरिट से, बल्कि यूँ कहा जाए कि जो डार्कनेस का पर्दा हटाती हैं, उनमें सबसे पहली खूबसूरत वस्तु है सन। मून के सौंदर्य से तो हर आदमी वाकिफ़ है कि एक खूबसूरत चेहरे को भी मून से कंपेयर किया जाता है, चांद जैसा चेहरा, और चांद की खूबसूरती भी जग जाहिर है। तो दूसरी खूबसूरत वस्तु जो नेचर की है वो चंद्रमा। इसके साथ ही साथ कीट्स ने ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। अब ट्रीज हमारे जो नए पुराने, यानी अभी जो छोटे पौधे हैं और जो बड़े पौधे, बड़े पेड़ हो चुके हैं, वो कैसे खूबसूरत हैं हमारे लिए, हमारे जीवन में। द ट्रीज बियर द हीट ऑफ द सन टू गिव शेड एंड कूलनेस टू एनी वन हु सीक्स शेड एंड रेस्ट अंडर इट्स ब्रांचेस। यानी जो ट्रीज़ हैं वो अगर बहुत सन की गर्मी है, उसका ताप है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करके हमें एक शेड प्रदान करते हैं,
ठंडक प्रदान करते हैं। और हम जब शेड के अंदर बैठते हैं तो हमें राहत मिलती है और एक आनंद मिलता है जो कि वाकई में हमें चरम सुख का आभास कराता है, विशेष रूप से अगर हम बहुत थके हुए हों, काफ़ी दूर से चल कर के आ रहे हों। तो इस तरीके से ट्रीज़ जो हैं वो हमें एक शेडी बून प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे लिए एक वरदान के समान है। अब यहाँ पर जॉन कीट्स ने एक सिंबॉलिज्म का प्रयोग किया है, जहाँ पर कि पूरे सभी इंसानी समूह को उन्होंने सिंपल शीप के साथ कंपेयर किया है। और एक जो ये सिंबॉलिज्म है उसको उन्होंने उठाया है होली बाइबल से, जहाँ पर सिंपल शीप को रेफ़र किया गया है संपूर्ण मैनकाइंड से, और क्राइस्ट हैं वो एक शेफर्ड है। तो हम सब जितने लोग भी हैं वो राहत पाते हैं, स्पेशली एक समर टाइम में जबकि सन स्कॉर्चिंग हीट हमें देता है और हम राहत पाने की कोशिश करते हैं सन से। तो ऐसे में ट्रीज़ हमें ये प्रदान करते हैं, और इसलिए ट्रीज़ भी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और खूबसूरत नेचर की वस्तुओं में तीसरा स्थान कीट्स देते हैं ट्रीज़ को। अगला उदाहरण कीट्स ने दिया है खूबसूरत वस्तुओं का, और वो है डैफोडिल्स। फूलों की खूबसूरती से तो सब आदमी वाकिफ़ हैं। रंग बिरंगे फूल जितने प्यारे लगते हैं, जितने खूबसूरत लगते हैं और जितनी खुशी प्रदान करते हैं, उसका कोई सानी नहीं। डैफोडिल्स तो एक नाम लिया है। डैफोडिल्स रिप्रेजेंट करते हैं उन सारे फूलों को, फूलों की प्रजातियों को जो भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं और अपनी महक से, अपनी खुशबू से पूरे एटमॉस्फेयर को सराबोर करते हैं और उसी के साथ हमें खुशी प्रदान करते हैं। और साथ में एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ग्रीन वर्ल्ड जो पोएट कहते हैं, चूँकि फूल होते हैं अक्सर या तो ग्रीन बगीचों में या वैसे ही नेचुरली ये उगे रहते हैं जंगलों में, और ये दोनों जगह अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं। तो जो ग्रीन वर्ल्ड का सेंस है यहाँ पर वो इन्हीं से है। ब्यूटी ऑफ नेचर इज एट इट्स बेस्ट इन द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ मीडोज, पॉस्चर एंड garden, or maybe naturally in the forest. So these daffodils, which are the representative of all sorts of flower, they live in the green world and spread their beauty and provide a joy and a happiness to the mankind. Next lines. And clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. On the list of beautiful things, next Keats mentions is the rills. First of all, try to understand what the rills are. Rills are small rivulets, और ये कह सकते हैं एक छोटा झरना, पतला सा झरना, पतली नदी, नैरो जो हो और जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ ना हो, वो है रिल्स। तो एक प्रकार से रिल्स क्या है, एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम कह सकते हैं, झरना कह सकते हैं, और ब्रूक भी कह सकते हैं, या बहुत पतली नदी, नहर, नालिका। तो जो क्लियर रिल्स हैं फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ड मेक, ये भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब समर सीज़न आता है तो ये जो बहुत पतली नदी या झरना होता है वो अक्सर सूख सा जाता है। तो प्राकृतिक तौर से होता क्या है कि दोनों तरफ उस झरने के, उस नाले के कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं और वो उसको एक शेड प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो स्वयं अपना अस्तित्व बचा पाता है।
तो कुल मिलाकर के क्लियर रिज जिसमें साफ पानी बह रहा हो और उसके दोनों तरफ अगल बगल जो पेड़ पौधे उगे होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत दृश्य उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य की लिस्ट में कीट्स इसको भी इंक्लूड करता है, क्लियर रिल्स को, जो कि हमें खुशी प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, आनंद की अनुभूति कराते हैं। तो एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ड मेक का मतलब वही है, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। इसमें भी वही है, कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो अभी अभी मैंने बतलाया कि दोनों तरफ उस तरीके से रिल्स के जो पेड़ पौधे उग जाते हैं वो उसके लिए एक कूलिंग कवर्ट यानी एक छांव का काम करते हैं, जो कि उसको सूर्य के डायरेक्ट ताप से बचाता है। सूर्य के डायरेक्ट रोशनी और ताप से बचने के बाद या बचाने के कारण वो क्या होता है कि उस रिव्यूलेट का अस्तित्व बना रहता है। तो वो खुद भी खूबसूरत लगते हैं और उनके कारण चूँकि पानी मिलता है अगल बगल की मिट्टी में, तो वो जो पेड़ पौधे उग जाते हैं वो साथ में आसपास के यानी विसिनिटी की, प्रॉक्सिमिटी की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ब्रेक्स क्या है? फर्न के पौधे हैं। तो मिड फॉरेस्ट में जो ब्रेक के ढेर सारे पौधे उगे होते हैं, फर्न के पौधे वैसे भी खूबसूरत लगते हैं। लोग अक्सर उनको अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, बड़े बड़े वाजेस में लगाते हैं और वो खूबसूरत लगते हैं फर्न के पौधे। और अगर आसपास वहीं पे मस्क रोजेस भी खिले हो डॉटेड वे में, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर बीच बीच में, तो वाकई में उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। तो नेचुरल ब्यूटी और सीनिक ब्यूटी की कड़ी में कीट्स ने अगला जो ब्यूटीफुल थिंग्स का नाम लिया है वो है मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और साथ में उसको रिच करते हैं कौन? बीच बीच में जो उगे हुए हैं मस्क रोजेस। तो कुल मिलाकर के वो उसकी ब्यूटी को इनहेंस करते हैं और यह दृश्य हमारे आंखों के लिए भी बहुत ही प्लेजेंट होता है, इंचैंटिंग होता है, आकर्षक होता है और सुख प्रदान करने वाला होता है। दैट गिव्स अस लॉट्स ऑफ प्लेजर एंड whenever we are in such mood, pensive mood, sad mood, we are troubled, we sit in the lap of nature at such places. Obviously all our trouble, all our depression, sadness, despondence यानी निराशा, वो कहीं तिरोहित हो जाती है, गायब हो जाती है, चली जाती है। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. इसको समझने के लिए once again let us try to understand certain words, certain phrases in pieces. थोड़ी टुकड़ों में इसको पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद ये पूरे के पूरे लाइनों का मतलब समझने का कोशिश करेंगे। पहली बात तो डूम्स। डूम्स क्या है? यहां पर डेथ से मतलब है। ग्रैंडर इज स्प्लेंडर यानी शान। माइटी डेड्स आर हु? द माइटी डेड्स आर आवर एंसेस्टर्स whom in our imagination we consider to be mighty. Mighty are powerful. Mighty means powerful. तो इसके पहले अभी तक कीट्स ने नेचुरल ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी और प्रकृति की जो हमारी हेवनली बॉडीज हैं जैसे सन, मून, इन सब के बारे में बात किया। अब इन लाइनों में कीट्स इमेजिनेशन की भी बात करते हैं, बिकॉज आवर इमेजिनेशंस आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इज रियली वेरी फैसिनेटिंग, यानी हमारी कल्पना की दुनिया भी बहुत ही फैसिनेटिंग होती है, बहुत ही आकर्षक होती है। और कल्पना की दुनिया में हम जैसी दुनिया गढ़ते हैं
वो दुनिया वाकई में बहुत ही सुखदायक होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो हम अपनी कल्पना में अपने एंसेस्टर्स के बारे में कभी भी खराब नहीं सोचते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स का दौर बहुत अच्छा था और हमारे एंसेस्टर्स बहुत ही बहादुर थे और हमारे एंसेस्टर्स ने कई एक ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जो कि इम्पॉसिबल बैटल थे और उसमें उन्होंने दुश्मन को शिकस्त दिया और विजेता बने, और उनकी अगर मौत भी हुई तो एक शहीदों की मौत, एक शानदार मौत हुई। अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में भी, अपने संदर्भ में भी अगर हम देखते हैं तो हम कल्पना में ये देखते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कितने पावरफुल थे। चाहे हम महाराणा प्रताप की बात सोचे, चाहे शिवाजी की बात सोचे, चाहे अशोका द ग्रेट की बात अगर हम सोचते हैं अपने कल्पना में, या जो डायरेक्टली हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे परिवार के पूर्वज थे, उनके बारे में भी जब हम कल्पना में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो वो उनके शान और शौकत की ही बात कर सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही शानदार थी, वो फुल ऑफ मॉरल्स थे, उनके अंदर मोरालिटी थी और वो दूसरों के बारे में सोचते थे, दूसरों का भला करते थे, और अगर उनकी मृत्यु भी हुई तो वो बहुत शानदार ढंग से मरे। तो ये है हमारे एंसेस्टर्स, जो कि जिनको कि हम या कीट्स कहते हैं माइटी डेड के बारे में, और ग्रैंडर उनके मृत्यु में भी हम एक शान देखते हैं, एक स्प्लेंडर देखते हैं, एक ग्रैंडर देखते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम फिर से लाइन में आते हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंडर, मतलब सच टू इसलिए कहा गया है कि जैसा हम महसूस करते हैं प्रकृति में जाने में, प्रकृति के सौंदर्य को अनुभव करने में, उस सौंदर्य से आनंद लेने में, उस सौंदर्य से आराम पाने में, उसी तरीके की अनुभूति हमें होती है अपनी कल्पना की दुनिया में, विशेष रूप से जब हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में, माइटी एंसेस्टर्स के बारे में कल्पना करते हैं, तो वाकई में हमें बहुत सुख की अनुभूति होती है। हम अपने ऊपर गर्व का अनुभव करते हैं कि हम अपने ऐसे पूर्वजों की संतानें हैं। All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। तो अपने एंसेस्टर्स या माइटी डेड के बारे में हम लोगों ने या तो कहीं न कहीं से सुना है और या तो कहीं न कहीं से पढ़ा है, और इसी तरीके की बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो हमें मिलती हैं, या तो हम लोगों ने सुनी है उनको और या तो हम लोगों ने कहीं पढ़ी है। ये सारे और ऊपर के जितने भी हमारे प्राकृतिक सौंदर्य वाले या हेवनली बॉडीज जितने भी हैं, ये सारे के सारे हमारे लिए खुशियों का एक अनवरत और पेरेनियल सोर्स है, जो कि पूरे वर्ष भर या पूरे हमारे जीवन भर हमें खुशी प्रदान करते रहते हैं। तो इसीलिए वो एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक यहाँ पर कहा कीट्स ने कि उनका कभी भी अंत नहीं है। वो हमें, ये चूँकि प्रकृति का कोई अंत नहीं है, प्रकृति की खूबसूरती का कोई अंत नहीं है, तो ये हमारे उस फाउंटेन, उस झरने के समान है जो कि हमें इंटॉक्सिकेट करते हैं खुशियों से हमें मदहोश कर देते हैं। क्योंकि ये जो ड्रिंक हम पीते हैं खुशियों का और सौंदर्य का, वो हमेशा हमें मिलता रहता है पूरे वर्ष भर, क्योंकि ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो ईश्वर की देन है। ये जैसे हमें हेवन से आ रही हो। इसीलिए पोएट यानी जॉन कीट्स कहते हैं कि दे ऑल आर पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, यानी एक स्वर्ग के किनारे से, स्वर्ग से ये सारे की सारी खुशियाँ हमारे ऊपर बरस रही हैं, और वो सारी खुशियाँ हमें जीवन देती हैं, जीवनदायी हैं हमारे लिए, और जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं, विशेष रूप से जबकि हमारे पास निराशा भी है, हमारे पास परेशानी भी है, बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स,
because of the corrupt practices of human beings and because of the ways of the world of the people. Whenever we get stressed, whenever we get depressed, and we recall the beauty, we go and sit in the lap of nature, then obviously we find solace, we find relief, we find peace and tranquility of mind, and we enjoy our life. We once again resume our life in the in our fullest and with full enthusiasm, with full strength, with full power. The message is that if such be the beauty of nature, obviously we must not destruct it, and at least we must find some time in our life to be connected with nature. And this connection, this our connection with nature, will keep connecting us with the earth. तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा। पार्ट नंबर 2 में जो बची हुई लाइनों के फिगर्स ऑफ स्पीच के यूजेस हैं, उसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने पहली 4 लाइनें जब पढ़ी थी तो उसमें ये देखा था कि बावर क्वाइट में मेटाफर है। इसी तरीके से एक जगह और मेटाफर है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो जो हमारी खुशियों का स्रोत है, अलग अलग किस्म की खुशियाँ, चाहे वो नेचर से कनेक्टेड हो, चाहे इमेजिनेशन से कनेक्टेड हो, ये पूरे अनवरत हमारे पास आती रहती हैं, हेवन से हमारे पास बहती रहती हैं। और इसलिए इन सब को कंपेयर किया है पोएट्स कीट्स ने एंडलेस फाउंटेन से, और खुशियों को इमॉर्टल ड्रिंक से कंपेयर करने के कारण, चूँकि यहाँ पर लाइक और एज या सो का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कंपैरिजन सीधा है, और इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। एलिटरेशन का इस्तेमाल, जैसे नोबल नेचर में एन का रेपिटेशन हुआ है, एन कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन हुआ है, और वो वर्ड के प्रारंभ में है, यानी बिगिनिंग में होने के कारण यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच एलिटरेशन है। और एक दो जगह और एलिटरेशन है जहाँ कूलिंग कवर्ट में भी कॉन्सोनेंट सी का रेपिटेशन हुआ है, कूलिंग में भी सी है, कवर्ट में भी सी है, इसलिए यहाँ पर भी एलिटरेशन है। इसी तरीके से बैंड टू बाइंड में भी एलिटरेशन का इस्तेमाल है। सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल है, जैसे सिंपल शीप में हमने पहले भी बताया था, अभी फिर से रिपीट करते हैं। चूँकि जो सिंपल शीप है वो पूरे मैनकाइंड को रेफर करता है, और अगर पूरा मैनकाइंड एक शीप है तो क्राइस्ट हमारे लिए हर्डर थे, यानी एक शेफर्ड थे। तो इस तरीके से कीट्स ने यहाँ पर सिंबॉलिज्म का भी इस्तेमाल किया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट है अनहेल्दी और ओवर डार्कन्ड वेज है। तो वेज में कुछ नहीं है, वेज तो जैसे होते हैं, तौर तरीके तो जैसे हैं वैसे ही हैं, रास्ते जैसे हैं तो वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर इन रास्तों को, इन तौर तरीकों को ओवर डार्कन्ड बनाने वाला इंसान है, अनहेल्दी इंसान है, उसका दिमाग अनहेल्दी है, उसका ग्रीड अनहेल्दी है, और इसी ग्रीड ने तौर तरीके या रास्तों को गंदा किया है। तो इसलिए ये एपिथेट जो ट्रांसफर है, एपिथेट का ट्रांसफर जो है मैन से वेज के ऊपर होने के कारण यहाँ पर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। हाइपरबली का भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। एंडलेस फाउंटेन जो कह रहा है वो उसको एग्जेगरेटेड फॉर्म में कहा गया है कि ये अंतहीन ये फाउंटेन है, और हमें ये जो खुशियाँ प्रदान करता है वो एंडलेस फाउंटेन से कंपेयर किए जाने के कारण, या वहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल किए जाने के कारण, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार यानी एग्जेगरेशन है या हाइपरबली है। फाइनली
राइमिंग स्कीम अगर हम इसमें देखें तो ये हेरोइक कपलेट में लिखा हुआ है और इसकी राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी सी सी डी डी एंड सो ऑन। तो कुल मिलाकर के हमने पूरा प्रयास किया है कि यह पोएम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके सभी फीचर्स हमने प्रयास किए हैं कि आप तक पहुंच जाए और इनके सारे फीचर्स को टच करने के बाद और इसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन देने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अगर इसमें से पूछे जाएंगे तो आप उसका आंसर लिखने में सक्षम होंगे। ऐसा है तो आई रिक्वेस्ट यू दैट यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि वो भी लाभान्वित हों, ऐसा हमें करना चाहिए। और साथ ही साथ आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल है ध्यान से ज्ञान विज्ञान, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और आगे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले प्राप्त करें। और जो भी हमारे वीडियोस हैं उसको देख करके अपना फर्दर रिवीजन करना न भूलें। और उम्मीद है ये सब अगर आप करेंगे तो एग्ज़ामिनेशन में आपके अच्छे नंबर आने निश्चित हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।